This is for class 12th subject physics, and now we are doing the questions of chapter 1 of physics. Let's start. Question number 1 is आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इस न्यूनतम मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश को E कहते हैं, अर्थात Q इज इक्वल्स टू NE। बच्चों, या तो आप ये परिभाषा याद कर लीजिए या मैं आपको दूसरी परिभाषा बता देती हूँ, वह आप लिख लीजिए। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब होता है, इसे हम समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE, एवं परिभाषा होती है इसकी जहाँ पर Q बराबर क्या है, आवेश है उस पदार्थ पर। E बराबर क्या होता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पर, उसी पदार्थ के किसी एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एवं N बराबर होता है पूर्ण गुणज। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा विच इज Q, किसी भी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। किसी भी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। मतलब ये जो n है वह हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 या -1 -2 -3 -4 हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। जैसे कि 7/2 2/3 4/3 2/3 नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता, हमेशा ही पूर्ण गुणज होगा। सेकेंड क्वेश्चन, सूखे बालों पर कंघी करने पर कंघी में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यदि बाल गिले होंगे तब क्या होगा? उत्तर, सूखे बालों पर कंघी करने पर घर्षण विद्युत के कारण कंघी आवेशित हो जाती है। सर्वप्रथम तो ये जाने कि जो सूखे बाल होते हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं, जिससे उसके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को लाने पर इसके पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है तथा दो विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। अब जब आप कंघी को रगड़ते हैं अपने बालों पर, तो जो कंघी का पास वाला सिरा होता है उसमें विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि अब वह दूसरे आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी प्रकार कंघी में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब जब गीले बाल की बात करें हम, तो वह विद्युत के सुचालक होते हैं। अब अगर वह सुचालक होंगे तो आवेश किसी एक बिंदु पर टिकेगा नहीं, वह लगातार चलते रहेगा, जिससे कंघी अनावेशित ही रहती है तथा उसमें कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न नहीं हो पाता। थर्ड क्वेश्चन, आवेशित चालक को सदैव कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है अथवा इसे कुचालक हत्थे से पकड़ा जाता है, क्यों? उत्तर, जिससे कि आवेशित चालक का आवेश उसी चालक पर बना रहे, अन्यथा हाथ से पकड़ने पर उसका आवेश हाथ से होकर पृथ्वी तक चला जाएगा। क्योंकि जो आवेशित चालक है वो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वह ना जाए इसलिए हम या तो उसे कुचालक स्टैंड पर रखते हैं या फिर कुचालक हत्थे से पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल संबंधी कूलॉम का नियम लिखिए। उत्तर, दो बिंदु आवेशों के मध्य परस्पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसे कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। हमने मान लिए दो हमारे आवेश Q1 व Q2, दोनों के बीच की दूरी R है, तब इनके बीच लगने वाला बल क्या क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और दूसरे से हो जाएगा F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को जब मिलाकर लिखेंगे तो हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ऐसा ही पद्धति में जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं
तो एक कांस्टेंट k लिखते हैं। उस k की वैल्यू SI पद्धति में बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु में SI पद्धति में F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो सकती है 9 इंटू 10⁻9 के बराबर। यह बराबर होता है 9 गुणित 10⁻9 के बराबर। तो दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। SI पद्धति में फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन। CGS में क्या होती है, DyNE डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलॉम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। उत्तर, कूलॉम के नियमानुसार हवा या निर्वात में r मीटर दूरी पर रखे Q1 व Q2 कूलॉम के आवेशों के बीच विद्युत बल क्या होता है, कूलॉम के नियम के अनुसार 2 Q1 Q2 आवेश के बीच लगने वाला बल वह बराबर होता है F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन के। अब यदि हमने माना कि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू एक समान है, मतलब कि एक कूलॉम हमने सपोज कर ली। दूसरा हमने माना कि उनके बीच की दूरी भी 1 मीटर की है, R इज इक्वल्स टू भी 1 मीटर। तो हमें F क्या मिलेगा इस कंडीशन में, F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 की, क्योंकि Q1 Q2 R तीनों की वैल्यू 1 हो गई। अतः एक कूलॉम वह आवेश है जो अपने ही बराबर एक सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पर 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। मतलब एक कूलॉम वह आवेश हुआ जो अपने ही जैसे बराबर एक सजातीय आवेश से, अपने ही जैसे क्यों, क्योंकि हमने Q1 Q2 की वैल्यू को एक ही माना है। सजातीय मतलब धन, एक धन है तो दूसरा भी धन हमने मान लिया, रखने पर और उनके बीच की दूरी भी 1 मीटर होने पर बल लगने वाला होता है 9 इंटू 10⁻9। और यह कैसा बल होता है, प्रतिकर्षण का बल होता है। तो इसमें जो आवेश यूज हो रहा है वो कौन सा आवेश होगा, एकांक आवेश कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में 2 असमानताएं लिखिए। विद्युत बल अलग होता है एवं गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है। पहली असमानता, 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा काफी अधिक होता है। मात्रा इसकी काफी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, हवाई जहाज के टायर को रबर की बजाय सुचालक का बनाते हैं क्यों? उत्तर, हवाई जहाज के उतरते समय घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। जब हम हवाई जहाज की लैंडिंग करवाते हैं तो ज़मीन से उसका घर्षण होता है और जिससे जो टायर है वह आवेशित हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। अब यदि टायर रबर के है तो चूंकि रबर विद्युत की कुचालक होती है, अतः यह आवेश टायर पे ही रहेगा जो खतरनाक होता है। अगर हमने इस कंडीशन में जो टायर है रबर के बना दिए, अब क्योंकि रबर जो है विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए यह आवेश टायर पे ही बना रहेगा जो कि खतरनाक है। इसलिए टायर को हम सुचालक पदार्थ का बनाते हैं, जिससे कि यह आवेश टायर से पृथ्वी पर आसानी से ट्रांसफर हो जाए। सुचालक में क्योंकि क्या होता है, आवेश निरंतर प्रवाहित होते रहता है, रुकता नहीं है, जैसे कि सिमिलरली गीले बाल वाला केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। उत्तर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एक अल्प परिमाण के परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होती है, अर्थात E = F/Q0। मतलब कि
जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर विद्युत बल। जैसे अगर आपने किसी बिंदु पर एक आवेश Q रखा है तो उस बिंदु आवेश Q पर जितना बल लग रहा है वह बल विच इज F अपॉन उस बिंदु आवेश का मान विच इज Q नॉट। F इज इक्वल्स टू Q नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। उत्तर, एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन अपॉन कूलॉम होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? F की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, इसलिए इसकी मात्रक होता है न्यूटन पर कूलॉम। विमीय सूत्र हो जाएगा, आप ऊपर F का विमीय सूत्र लिख दीजिए और नीचे Q का विमीय सूत्र लिख दीजिए। F का विमीय सूत्र क्या होता है? ml t की पावर -2 एंड Q का विमीय सूत्र होता है at। तो E का ओवरऑल विमीय सूत्र हो जाएगा m1 l1 t की पावर -3 a की पावर -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तीव्रता का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, वो होता है F अपॉन Q नॉट। अब हमें व्यंजक बताना है। उत्तर, माना एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है तो इस परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चों? कूलॉम के नियम के अनुसार F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? इस F को हम भाग दे देंगे Q नॉट से। किससे भाग दे देंगे? Q नॉट से। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, अतः हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिलेगा इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलॉम। नेक्स्ट, क्या कारण है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है? उत्तर, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि तब कटान बिंदु पर दोनों बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की दिशाएं अलग अलग होती है। अर्थात कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है। कोई भी दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। कारण यह होगा क्योंकि अगर वह काटती तो वह क्रॉस का सिंबल बनाती और क्रॉस का जब सिंबल बनेगा मतलब दोनों ही विद्युत रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, उनको छूकर जाने वाली रेखाएं अलग अलग डायरेक्शन में होगी जो कि संभव नहीं है, इसलिए वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत एवं चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर लिखिए। उत्तर, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र की होती है जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र की होती है। विद्युत बल रेखाएं बच्चों खुली वक्र की होती है और चुंबकीय बल रेखाएं बंद होती है, मतलब एक जगह से निकलेगी दूसरी जगह पे जाकर के क्लोज हो जाएगी। सेकंड, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उसके उत्तरी सिरे से दक्षिणी सिरे तक होती है और चुंबक के अंदर दक्षिण सिरे से उत्तर सिरे तक होती है। विद्युत बल रेखाएं प्लस से चालू होगी, माइनस पे रुकेगी एंड चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से चलेगी साउथ पोल तक और चुंबक के अंदर उल्टी चलती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र व्यंजक मात्रक ज्ञात कीजिए। उत्तर, यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हो, मतलब दो आवेश है जो बराबर है पर विपरीत है, मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, अल्प दूरी पर स्थित है, उनके बीच की दूरी काफी कम है, तो इस निकाय को, इस पूरे सिस्टम को, इस अरेंजमेंट को
हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव यानी दो यहाँ पर ध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव। चित्र 1.1 में देखिए बच्चों, बिंदु ए पर हमने -q आवेश रखा है, बिंदु बी पर हमने +q आवेश रखा है। दोनों समान है परंतु विपरीत प्रवृत्ति के, एवं इनकी बीच की दूरी कितनी है, 2a है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के द्विआघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव की एक परिभाषा होती है जिसे हम कहते हैं द्विआघूर्ण, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, द्विआघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। द्विआघूर्ण का परिमाण मतलब कि उसका मान, इन दोनों में से किसी एक आवेश के मान, आप +q ले लीजिए या -q ले लीजिए, किसी एक आवेश का मान तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब P बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी एक आवेश हमने ले लिया Q इंटू इन दोनों के बीच की दूरी 2a, तो द्विआघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम इंटू मीटर। विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L A T0। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे बिंदु की द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। उत्तर, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव के अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर उस स्थिति तक लाने में करना पड़ता है। मतलब विद्युत द्विध्रुव का कोई एक हमने ध्रुव लिया, अगर आप उसे अनंत पे रखें और अनंत से उठा करके वापस उस बिंदु तक लाए, तो जितनी आपकी ऊर्जा नष्ट हुई अनंत से उस बिंदु तक लाकर रखने में, उसे हम विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर द्विध्रुव जिसका द्विआघूर्ण P है की स्थिति में व्यंजक होता है। इस स्थितिज ऊर्जा का क्या व्यंजक होता है, स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं और वह द्विआघूर्ण दैट मीन्स -PE cos थीटा के बराबर होता है। उन दोनों के बीच में बढ़ने वाला क्या कोण होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विआघूर्ण के बीच का कोण cos थीटा। P यहाँ पर हमारा द्विआघूर्ण है, E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, cos थीटा द्विआघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका SI पद्धति में मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। उत्तर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब एक एरिया हमने सेलेक्ट किया, एक पृष्ठ हमने सेलेक्ट किया, उससे लंबवत 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में जितनी भी आप विद्युत बल रेखाएं खींच सकते हैं, उसे उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये जो सिंबल है इसे हम फाई कहते हैं। यदि किसी विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में किसी पृष्ठ S के छोटे से भाग का क्षेत्रफल वेक्टर ds है, तो विद्युत क्षेत्र E की दिशा से थीटा कोण बनाता है। तो इस छोटे से भाग से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा, d phi is equals to E cos theta ds which is equals to वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी phi is equals to डबल इंटीग्रेशन ऑफ s वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। विद्युत फ्लक्स का SI पद्धति में मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम होता है। क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। और विमीय सूत्र ml क्यूब t क्यूब a की पावर -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ में अंतर लिखिए। यह बच्चों मैंने आपको पहले भी बता दिया कि चालक और विद्युत रोधी पदार्थों में क्या अंतर होता है, दैट मीन्स कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वहीं से आप इसे पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले ट्रक से एक जंजीर बंधी रहती है।
जो जमीन को छूती रहती है, ऐसा क्यों? उत्तर, गति के दौरान ट्रक के टायर आवेशित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वायु के घर्षण के कारण भी ट्रक की बॉडी आवेशित हो जाती है। ट्रक से एक जंजीर बांधते हैं जो जमीन को छूती रहती है। पृथ्वी से मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर इस आवेश को निष्फल कर देते हैं, जिससे ट्रक को कोई खतरा नहीं रहता। जो भी विस्फोटक पदार्थ को ले जाने वाले ट्रक रहते हैं, उनमें हमेशा एक नीचे की तरफ जंजीर लटकी रहती है जो जमीन को छूती रहती है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लगातार गति होने से ट्रक के जो टायर होते हैं वह आवेशित हो जाते हैं, उनमें चार्ज आ जाता है। साथ ही साथ जो ट्रक है लगातार हवा को काट रहा है, तो ट्रक की होल बॉडी पे भी चार्ज आ जाएगा। अब वो जंजीर के माध्यम से ये जो चार्ज है अर्थ में जाकर के समावेशित हो जाता है। इससे ट्रक को कोई खतरा नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती, क्यों? उत्तर, क्योंकि एक अकेला आवेश संभव है। विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से निकलती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। लूप का मतलब क्या होता है बच्चों? लगातार गोल गोल घूमते रहना। पर जो आवेश होता है वो प्लस से चालू होगा तो प्लस पे खत्म नहीं होता। उसकी प्रकृति ऐसी होगी कि वो प्लस से चालू होकर माइनस पे खत्म होगा। इसलिए यह विद्युत क्षेत्र रेखा लूप नहीं बनाती। क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। बताइए कि किस दिशा में द्विध्रुव स्थायी है या फिर अस्थायी संतुलन में होगा। उत्तर, स्थायी संतुलन के लिए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी और अस्थायी संतुलन के लिए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। नाउ लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, विद्युत बल रेखा से क्या अभिप्राय है? विद्युत बल रेखाओं के प्रमुख 4 गुण लिखिए। उत्तर, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखा क्या है? किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाओं के प्रमुख 4 गुण निम्न हैं। पहला, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती है एवं ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाला बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। थर्ड, विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र ना होकर खुले वक्र की होती है। फोर्थ, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। प्रश्न नंबर 2, आवेशन की चालन व प्रेरण विधियों में अंतर बताइए। इनमें प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला, प्रेरण विधि से आवेशित करने में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास रखा जाता है, जबकि चालन विधि में इन्हें एक दूसरे से स्पर्श कराया जाता है। आवेशन वाली वही विधि जिसमें छड़ को लटकाते हैं एवं दूसरे पदार्थ को पास में लाते हैं, तो इसमें सिर्फ पास में लाया जाता है और जो चालन विधि होती है उसमें एक दूसरे को स्पर्श कराया जाता है। दूसरा, प्रेरण विधि में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात अनावेशित वस्तु पर प्रेरित आवेश आवेशित वस्तु के आवेश की विपरीत प्रकृति का होता है, जबकि चालन विधि में समान प्रवृत्ति का उत्पन्न होता है। तीसरा, प्रेरण विधि में आवेशित वस्तु के आवेश के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि चालन विधि में आवेशित वस्तु का आवेश उतना ही कम हो जाता है जितना कि अनावेशित वस्तु पर आवेश जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थिर वैद्युत चालन एवं स्थिर वैद्युत प्रेरण में 4 अंतर लिखिए। स्थिर वैद्युत चालन, इसमें आवेशित चालक को अनावेशित चालक से स्पर्श कराते हैं। चालन में तो स्पर्श कराते हैं और प्रेरण में स्पर्श नहीं कराते, समीप रखते हैं। दूसरा, इसमें आवेश बढ़ जाता है, अर्थात आवेशित चालक का
कुछ आवेश अनावेशित चालक पर चला जाता है। इसमें आवेश बढ़ता नहीं, अर्थात आवेश चालक के आवेश में कोई कमी नहीं आती। थर्ड, इसमें अनावेशित चालक पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है जो आवेशित चालक का होता है। जैसे अगर धन है तो उत्पन्न होने वाला आवेश भी धन ही होगा, जबकि इसमें अगर धन है तो उत्पन्न होने वाला विपरीत आवेश होगा, जैसे कि माइनस। फोर्थ, आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क से हटाने पर भी आवेशित चालक पर आवेश बना रहता है, जबकि आवेशित चालक को हटाने पर अनावेशित चालक पर आवेश वितरण पुनः इस प्रकार से हो जाता है कि कुल आवेश शून्य हो। लेट्स स्टार्ट विथ लॉन्ग टाइप आंसर्स। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। विद्युत द्विध्रुव हमने पहले ही पढ़ लिया। उसके कारण अक्षीय स्थिति मतलब हॉरिजॉन्टल स्थिति में कोई बिंदु रखा गया है, उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। यहाँ पे चित्र 1.2 में देखिए बच्चों, माना चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसपे बिंदु A पर -q आवेश है, बिंदु B पर +q आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी 2a मानी है हमने, वह इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव को जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु मतलब O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लिया गया है। ये बिंदु P देख पा रहे हैं आप। अब इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु P पर +q आवेश एक अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा और -q आवेश एक अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश कहाँ रखा गया है? बिंदु B पर। उसके कारण बिंदु P पर बनने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा कौन सी हो जाएगी? B से P की ओर। वह हो जाएगा E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में? BP होल स्क्वायर। अब बच्चों BP की क्या वैल्यू हो जाएगी? O से लेके P तक पूरा डिस्टेंस R है एवं O से लेके B के बीच की जो दूरी है वो A है। 2a डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो O से लेके B की दूरी हमें A पता चल जाएगी। अतः BP बराबर हो जाएगा R माइनस A, इसलिए BP का होल स्क्वायर हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। सिमिलरली बिंदु A पे जो -q आवेश रखा गया है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विच इज E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन AP होल स्क्वायर। अब AP की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी R प्लस A होल स्क्वायर और इसकी दिशा क्या हो जाएगी? P से A की ओर। चूंकि ये दोनों विद्युत क्षेत्र E1 एवं E2 बिंदु P पर बन रहे हैं और एक ही दिशा में बन रहे हैं, एक ही रेखा पे बन रहे हैं परंतु विपरीत दिशाओं में बन रहे हैं, इसलिए जो वहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी E = E1 माइनस E2। अब आप लोग सोचेंगे कि हमने E1 को पहले क्यों लिखा और E2 को बाद में क्यों लिखा? क्योंकि E1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। E1 की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। अब आप कुछ घटाएंगे R माइनस A का होल स्क्वायर, घट के ये वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। जितनी छोटी से छोटी संख्या से आप भाग देंगे उतने बड़ा से बड़ा आपको नंबर मिलेगा, मैथमेटिकल रूल है। इसलिए E1 की जो वैल्यू होगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी। वेयरएल्स E2 में R प्लस A जुड़ के कुछ बड़ा नंबर बनेगा, बड़े नंबर से जब आप भाग देंगे तो उत्तर और छोटा आएगा, इसलिए E2 की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगी। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता E = E1 माइनस E2 होगी BP अथवा OP की दिशा में। अब आप इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो आपको मिलेगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा?
1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद इसे आप सॉल्व करेंगे अंदर वाले ब्रैकेट को, तो आपको मिलेगा E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ विद्युत आघूर्ण द्विआघूर्ण जो हमने पढ़ा उसे हम प्रदर्शित करते हैं P से, और वह बराबर होता है Q इंटू 2A के। अब आप ऊपर जो 4RA लिखा है उसे आप ऐसे तोड़ सकते हैं, Q इंटू 2A इंटू 2, ऐसे आप इसे तोड़ सकते हैं। तो ऐसे तोड़ने के बाद वहाँ पे हम P को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसलिए आपको मिलेगा E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वापस से P की जगह अगर आप Q प्लस 2A रख देंगे तो आपको ऊपर वाली क्वांटिटी दैट मीन्स Q और ये 4RA वापस मिल जाएगी। अब यदि R बहुत बड़ा है A के कंपैरिजन में, R बहुत बड़ा है A के कंपैरिजन में, मतलब इस चित्र को देखिए आप, R बहुत बड़ा है मतलब ये दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये जो बिंदु P है इस AB द्विध्रुव से काफ़ी दूरी पर रखा गया है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, आप A को नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्योंकि A की वैल्यू R की तुलना में बहुत कम है, तो ये जो A स्क्वायर है ये भी ओवरऑल 0 हो जाएगा। अतः आपको मिलेगा E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन R रेस टू द पावर 4, R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा R रेस टू द पावर 4, हेंस E विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R क्यूब, एक R से नीचे वाला R कैंसिल हो जाएगा एंड द यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलॉम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन और पहला वाला क्वेश्चन सिमिलर ही है, बस एक डिफरेंस है कि उसमें जो बिंदु था वह अक्षीय स्थिति पे था और इसमें जो बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वह निरक्षीय स्थिति पर है। क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको डायग्राम समझना आना चाहिए। यहाँ देखिए चित्र 1.3 में एक विद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है जिसके बिंदु A पर -Q आवेश है व बिंदु B पर +Q आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी 2A है एवं बिंदु O जो कि इनका मध्य बिंदु है उससे निरक्षीय स्थिति बिंदु P पर एक एकांक आवेश रखा गया है एवं इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। बिंदु P से बिंदु A की जो दूरी है वह दूरी क्या हो जाएगी, PA हो जाएगी एवं बिंदु B से P के बीच की दूरी हो जाएगी BP। सर्वप्रथम +Q आवेश से मतलब कि बिंदु B से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विच इज E1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दिशा BP में। BP की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कैसे, देखिए त्रिभुज OBP को देखिए, त्रिभुज OBP यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में आपको OB की वैल्यू पता है जो कि A के बराबर होगी, OP की वैल्यू पता है जो कि R के बराबर होगी। तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दे तो आपको BP की वैल्यू पता हो जाएगी जो कि बराबर होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। सिमिलरली -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सेम ही होगी क्योंकि AP की दूरी भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगी। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 व E2 को देखिए, हमने माना है कि जो बिंदु P है उस पर एक एकांक धनावेश रखा गया है। क्या रखा गया है, एकांक धनावेश। इसलिए बिंदु B पे भी धनावेश रखा है, अतः बिंदु B के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्रतिकर्षित होगा। इसलिए जो E1 है उसका एरो बाहर की ओर जाते हुए दिखा रहा है
एवं माइनस क्यू वाले आवेश के कारण बिंदु बी पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वह आकर्षण प्रकृति का होगा, इसलिए E2 बिंदु ए की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम पाएंगे कि जो E1y एवं E2y है ये परस्पर लंबवत घटक होने के कारण आपस में निष्फल हो जाएंगे, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बराबर होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के। यहाँ से आप cos थीटा को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा E1 प्लस E2। अब चूंकि E1 और E2 की वैल्यू तो सेम है, यानी कि E1 प्लस E2 को हम लिख सकते हैं 2E1 या 2E2 कुछ भी लिख दीजिए, तो हो जाएगा E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साथ ही साथ ये कॉस थीटा जो आपने कॉमन लिया था, या E इज इक्वल्स टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। त्रिभुज AOP में अगर आपसे पूछा जाए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो बच्चों कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार हो जाएगा ए से लेके O की बीच की दूरी स्मॉल a, और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA आपस में गुणा हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। गुणा में घाते जुड़ जाती है, इसलिए अंडर रूट वाला मतलब 1/2 धन 1 मिलके हो जाएगा 3/2, या बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, क्योंकि द्विअघूर्ण P बराबर होता है 2A इंटू Q के। अब यदि R बहुत ज़्यादा है A की तुलना में तो हम A को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए तथा इससे द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। उत्तर। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। चित्र 1.4 में माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बिंदु A पर -Q एवं बिंदु B पर +Q आवेश रखा गया है तथा इनके बीच की दूरी 2A है। द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कितने कोण पर रखा गया है? इसे थीटा कोण पर रखा गया है। विद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर बल F इज इक्वल्स टू QE होगा। बल की क्या परिभाषा होती है इन टर्म्स ऑफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? F इज इक्वल्स टू QE। कहाँ से आया? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन Q के, वहीं से F इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू E के। विद्युत क्षेत्र E की दिशा में लगेगा एवं -Q की पर बल हो जाएगा F इज इक्वल्स टू QE विद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में लगता है। चूंकि ये दोनों बल बराबर होते हैं परंतु विपरीत होते हैं, इसलिए इनका परिणामी बल 0 हो जाता है, लेकिन ये दोनों बल मिलकर बल युग्म कहलाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। अभी जो द्विध्रुव रखा है वो थीटा कोण पे रखा गया है, पर ये दोनों बल ने मिलके जो बल युग्म बनाया इसका काम है कि वो घुमा करके इसको सीधा रख दे, मतलब कोई भी एंगल ना बन पाए। इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, तो इसके आघूर्ण की क्या परिभाषा होती है? इसे प्रदर्शित करते हैं हम टाक से। ये जो सिंबल दिख रहा है टी जैसा, उसे टाक कहते हैं, एंड वो बराबर होता है बल, इन दोनों में से कोई भी एक बल ले लीजिए, गुणा इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। इसलिए टाक बराबर हो जाएगा QE इंटू BC। BC उनके बीच की लंबवत दूरी।
तो हमने बल लिया QE इंटू उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी BC। लेकिन समकोण त्रिभुज ACB में BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB sin थीटा विच इज इक्वल्स टू 2A sin थीटा। इस समकोण त्रिभुज में जब आप साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसी के साथ आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अतः टॉक बराबर हो जाएगा QE इंटू 2A साइन थीटा, और हम जानते हैं Q इंटू 2A बराबर होता है द्विआघूर्ण P के, इसलिए टॉक बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। अब यदि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तथा E बराबर भी हमने अगर 1 सपोज कर लिया तो टॉक जो है वो हमारे बलागुण P के बराबर हो जाएगा। परिभाषा के तौर पे कैसे लिखेंगे इसे, अतः किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर है जो एक समान एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर आरोपित होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वह इस प्रकार है। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संपूर्ण संख्या पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश की 1/ε0 गुना होती है। मतलब कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, उससे अभिलंबवत जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है उनकी संपूर्ण संख्या उस पृष्ठ के भीतर जितना आवेश उपस्थित है उसकी 1/ε0 होती है। अर्थात phi इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, और यू कैन से 1/ε0 इंटू समेशन ऑफ Q, क्योंकि पूरे आवेश, कंप्लीट आवेश को हम समेशन ऑफ Q से डिनोट करेंगे, या फिर 1/ε0 इंटू कैपिटल Q। माना चित्र 1.5 में आप देखिए, बिंदु O पर एक +Q आवेश उपस्थित है जो कि धनावेश है। गोले के एक बिंदु परिधि पर एक बिंदु P पर जिसके चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds है। अगर आप इस पूरे वृत्त को S मानते हैं, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को अगर आप S मानते हैं, तो एक छोटा सा क्षेत्रफल जो ये लाइन से यहाँ कवर्ड है उसे आप छोटा क्षेत्रफल ds से डिनोट करते हैं। ds मतलब छोटा क्षेत्रफल। तो कुलाउम के नियम के अनुसार इस बिंदु P पर बिंदु O की वजह से लगने वाला विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, दिशा OP की ओर। चूंकि क्षेत्रफल सदिश ds तथा विद्युत क्षेत्र E एक ही दिशा में है, अतः क्षेत्रफल अवयव ds से संबंधित विद्युत फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, d phi से हम डिनोट करते हैं विद्युत फ्लक्स को। किससे डिनोट करते हैं, d phi से, जो कि बराबर हो जाएगा उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दैट मीन्स वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, दैट मीन्स EDS, किसके बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर ds। पर ये तो सिर्फ और सिर्फ उस छोटे से क्षेत्रफल के अंदर हमने विद्युत फ्लक्स निकाला है। अब अगर हमें पूरे गोले के लिए चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में उसे बांटना पड़ेगा और उन सभी को आपस में जोड़ना पड़ेगा। इसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन, विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन। हैंस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी phi is equals to double integration 1/4πε0 Q upon R square ds। बाकी सारे कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, दैट मीन्स 1/4πε0 Q upon R स्क्वायर, डबल इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ds रह जाएगा। ds का मतलब क्या हुआ, इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr स्क्वायर होता है। यहाँ पर 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसके बाद बचेगा कैपिटल Q अपॉन ε0, एंड दिस इज कॉल्ड एज गॉस थ्योरम। इसे ही गॉस की प्रमेय कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय लिखिए
तथा इसके द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम निगमित कीजिए। उत्तर, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चित्र को देखिए। माना कि चित्र 1.6 में बिंदु O पर +q आवेश रखा गया है तथा इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक अन्य आवेश q रखा गया है। अब इनके मध्य हमें बल की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या कार्य करते हैं? इसके लिए हम बिंदु O को केंद्र मानते हैं एवं r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं। स्पष्टतः यह बनने वाला जो गोला है, जो डैश डैश करके हमने बनाया है, इसे एक गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसके ऊपर ही वह बिंदु P उपस्थित होगा जिस पर हमें बल की गणना करनी है। चूंकि गोले के प्रत्येक बिंदु पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र गोले के पृष्ठ के लंबवत होगा। अब इस पूरे गाउसियन पृष्ठ पर बिंदु Q के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र उपलब्ध होगा वो गोले के पृष्ठ पर लंबवत होगा, 90 डिग्री ऊपर की तरफ होगा। अतः गोले से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? phi = डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ds यानी संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम लिख सकते हैं phi = E × 4πr²। संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्या होता है? 4πr²। बट गॉस की थ्योरम से हमने जो निकाला था वह था phi = Q/ε0। अब यहाँ तो phi की दो वैल्यू आ गई, इन दोनों को हमने आपस में बराबर रख के देखा। दैट मीन्स E × 4πr² = 1/ε0 × Q। और ट्रांसफर करके हमारे पास वैल्यू आई। सो ट्रांसफर करके कैपिटल E की वैल्यू आती है 1/4πε0 Q/r²। अतः बिंदु P पर रखे Q आवेश पर बल, अतः जो बिंदु P है उसके ऊपर हमने माना था कि एक आवेश Q रखा गया है, उस पर बल क्या होगा? F = Q × E। E की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पर E की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास F बराबर क्या आ जाएगा? Q × 1/4πε0 Q/r²। और यू कैन से F = 1/4πε0 Q × q/r²। ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये कूलॉम के लॉ के बराबर है, इसलिए इसे ही हम कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं।